केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पेरम्बवूर नाम से एक जगह है और इसी जगह पर पेरियार नामक एक छोटी सी कनाल बहती है। इसी कनाल के नज़दीक एक झोंपड़ी नुमा आकार का घर था, जिस घर में माँ और बेटी रहा करते थे। माँ का नाम राजेश्वरी, वहीं बेटी का नाम जिशा था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। राजेश्वरी नाम की महिला हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट की जॉब करती थी, जबकि उसकी बेटी जिशा BA LLB की पढ़ाई कर रही थी। जिशा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, तो माँ जैसे तैसे करके उसको पढ़ा रही थी, क्योंकि माँ को इस बात की उम्मीद थी कि आगे चलकर बेटी जिशा घर की गरीबी दूर करेगी। अब ये दिन था 28 अप्रैल 2016 का। राजेश्वरी नाम की महिला रात के तकरीबन 8 बजे अपना काम खत्म करके घर पर आती है। घर के दरवाजे को जैसे ही वो खोलने की कोशिश करती है तो वो खुल जाता है, क्योंकि अंदर से उसे लॉक नहीं किया हुआ था। उस वक्त लाइट नहीं आ रही थी, तो घर में चारों तरफ अंधेरा हो रखा था। जैसे तैसे करके वो घर का लालटेन जलाती है, लेकिन घर में जैसे ही रोशनी होती है, घर का नज़ारा देखकर राजेश्वरी नाम की इस महिला के मुंह से चीख निकल जाती है और ये दौड़ते हुए घर से बाहर आती है। दरअसल घर में वो देखती है कि उसकी बेटी जिशा फर्श पर नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। इवन उस लड़की के पेट से जो इंटेस्टाइन है वो भी बाहर निकल रही थी, यानी कि किसी ने बहुत ब्रूटली किसी धारदार हथियार से राजेश्वरी की बेटी जिशा की हत्या कर दी थी। अब उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति टॉर्च लेकर वहां पर आता है। जैसे ही घर में वो टॉर्च से देखता है तो उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बिना देरी किए वो एर्नाकुलम पुलिस को इस बात की सूचना देता है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही टेक्निकल टीम और जो फोरेंसिक टीम है उसको भी बुला लिया जाता है और इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। अब पुलिस ने क्राइम सीन को जब इन्वेस्टिगेट किया तो वहां से पुलिस को एक धारदार चाकू साथ ही एक शराब की बोतल भी मिलती है। जिशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट्स भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल जिशा को जबरदस्ती शराब भी पिलाई गई थी। उसके शरीर पर 38 बार चाकू से हमला किया गया था। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उसके इंटेस्टाइन तक शरीर से बाहर आ गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से हमला किया गया था और उसे मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था, यानी कि सीधा सीधा ये दुष्कर्म और हत्या का मामला था। पुलिस इसकी छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन इस केस में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उस वक्त पर केरला में इलेक्शन का दौर चल रहा था। कुछ हफ्तों के बाद वहां पर इलेक्शन होने थे, तो पुलिस नहीं चाहती थी कि इलेक्शन से पहले इतना ब्रूटल केस बाहर आए, इसलिए पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश करती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत सीरियसली स्टार्ट नहीं होती है। अब एक हफ्ते तक इस केस में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, पुलिस कोई छानबीन भी नहीं करती है। लेकिन एक हफ्ते के बाद किसी तरीके से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को इस केस के बारे में मालूम चल जाता है और वहीं से ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। जैसे ही इस केस के बारे में मीडिया में खबर फैलती है तो आग की तरह ये केस पूरे इलाके में वायरल हो जाता है। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स कुछ लोगों के साथ सड़कों पर उतर आते हैं। उनका कहना था कि रूलिंग पार्टी के होते हुए इतना ब्रूटल केस हो गया, जिसको दबाने की भी कोशिश की जा रही थी। तो फाइनली इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस अब सीरियसली स्टार्ट करती है। SIT का गठन कर दिया जाता है। सबसे पहले एविडेंसेस को जुटाया जाता है। पुलिस के पास एक शराब की बोतल थी जिसके ऊपर कुछ फिंगरप्रिंट मिले थे। ये फिंगरप्रिंट कातिल के ही थे। वहां से जो चाकू मिला था उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट मिले थे जो मैच कर रहे थे शराब की बोतल से। साथ ही जिशा के नाखूनों से स्किन के कुछ सैंपल मिले थे। जिस वक्त ये पूरा कांड हो रहा था उसने बचने की कोशिश की थी, तो उसके नाखूनों से कुछ सैंपल यानी कि DNA सैंपल्स भी मिले थे। पुलिस के पास काफी एविडेंस थे, उन्हें किसी भी तरीके से बस कातिल का पता लगाना था। अब पुलिस सबसे पहले जिशा की मां राजेश्वरी से उन लोगों की लिस्ट बनवाती है जिनके ऊपर भी उसे शक हो। राजेश्वरी पुलिस को काफी लंबी लिस्ट बनाकर देती है, जिसमें गांव के कुछ लोग शामिल थे जो उनकी झोपड़ी को उस कनाल के पास से हटवाना चाहते थे, क्योंकि वो एक सरकारी ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन पर जैसे तैसे राजेश्वरी अपनी बेटी के साथ रह रही थी। तो यहाँ पर कुछ नाम सामने आते हैं, कुछ 1-2 लड़कों के नाम सामने आते हैं जिसके साथ जिशा का कॉलेज में झगड़ा हुआ था, जो जिशा का पीछा वगैरह करते थे। साथ ही जिशा की बड़ी बहन का जो पति है उसके ऊपर भी राजेश्वरी अपना शक जताती है, क्योंकि वो जिशा की बड़ी बहन को परेशान करता था, तो जिशा कई बार उसे उल्टा सीधा बोल देती थी। कुल मिलाकर एक लंबी लिस्ट पुलिस के हाथों में आ जाती है और पुलिस बारी बारी से सभी को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। उन सभी लोगों से पूछताछ होती है जिस दिन ये कांड हुआ वो कहाँ थे। साथ ही उनके DNA सैंपल, उनके फिंगरप्रिंट भी मैच किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी जांच करने के बावजूद भी 8 से 10 लोगों को शक के दायरे में लेने के बावजूद भी ना तो किसी के फिंगरप्रिंट मैच करते हैं और ना ही कोई भी शक के घेरे में आता है। अब क्योंकि अपोजिशन लीडर्स के चलते इस केस का प्रेशर पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा था, तो पुलिस यहाँ पर बारीकी से जाँच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस गाँव के लोगों से बात करती है, या जहाँ पर उनका ये घर था उसके आसपास जितने भी लोग थे उन सभी से बात करती है
है। यहाँ पर पुलिस को एक आई विटनेस मिल जाता है। एक लेडी पुलिस को ये बताती है कि 28 अप्रैल जब ये पूरा कांड हुआ उस दिन शाम के समय इसने एक येलो टी शर्ट और ब्लैक चप्पल पहने एक लड़के को आसपास घूमते हुए देखा था। पुलिस अब उसकी तलाश में लग जाती है, लेकिन इस तरह का कोई भी लड़का गांव में नहीं मिलता है। अब पुलिस यहाँ पर जो शराब जीशा के पास से मिली थी उस बॉटल को लेती है और गांव में जितने भी लोग शराब पीते थे उनकी एक लिस्ट बनाती है, कौन कौन व्यक्ति इस ब्रांड की शराब पीता है। उन सभी की छानबीन शुरू की जाती है, मास लेवल पर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। पुलिस को कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जिसके फिंगरप्रिंट उस बॉटल के फिंगरप्रिंट से मैच करते हों। अब छानबीन का दायरा थोड़ा और बढ़ाने पर पुलिस को एक और आई विटनेस मिलता है। ये एक व्यक्ति था जिसका कहना था कि उसने उस येलो टी शर्ट वाले लड़के को देखा था जो जीशा के घर के आसपास घूम रहा था। उस वक्त मैं अपने खेत में ही काम कर रहा था। साथ ही ये व्यक्ति पुलिस को उस लड़के का गांव का एड्रेस भी बता देता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि केस सॉल्व हो गया है। पुलिस बिना देरी के उस एड्रेस पर जाती है तो वो लड़का अपने घर से फरार था। अब क्योंकि वो घर से फरार था तो पुलिस का शक उस लड़के पर और भी गहरा हो जाता है। पुलिस उसकी छानबीन शुरू कर देती है, उसके मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस पे लगाया जाता है और 2 दिनों के बाद उसे कन्नूर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले उसका फिंगरप्रिंट सैंपल लिया जाता है, जिसको जीशा की डेड बॉडी के पास से मिले चाकू और बॉटल के फिंगरप्रिंट से मैच कराया जाता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। पुलिस उसके बाद सख्ती से इस लड़के से पूछताछ भी करती है, लेकिन पुलिस की जांच में यही मालूम चलता है कि इस लड़के का उस पूरे केस में कोई हाथ नहीं है, यानी कि इस लड़के को क्लीन चिट दे दी जाती है। उसके बाद पुलिस फिर से गांव में एक एक घर में जाकर छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को यहां पर एक और लड़के का नाम मालूम चलता है। पुलिस को बताया जाता है कि ये लड़का कॉलेज टाइम से ही जो जीशा है उसका पीछा किया करता था। जब ये बात राजेश्वरी से पूछी जाती है जो जीशा की माँ थी तो वो भी इस बात को कंफर्म करती है कि ये लड़का जीशा का पीछा करता था। उस लड़के को अरेस्ट किया जाता है, उसके फिंगरप्रिंट स्कैन लिया जाता है, बट यहाँ पर भी उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं और ना ही उसकी टाइमलाइन इस बात से मैच करती है जिस दिन जीशा की हत्या हुई थी, यानी कि इस लड़के को भी क्लीन चिट दे दी जाती है। अब क्योंकि एसआईटी को इस केस में कोई भी लीड नहीं मिल रही थी, इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कातिल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। अपोजिशन पार्टी का भी प्रेशर था, मीडिया का भी प्रेशर था। इसी के चलते जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है उसको बदल दिया जाता है, नई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, नई टीम बनाई जाती है। वो फिर से सारे डॉट्स को कनेक्ट करती है, अपनी छानबीन शुरू से स्टार्ट करती है और यहीं पर इस टीम को मालूम चलता है कि कुछ दिनों पहले राजेश्वरी और उसकी बेटी जीशा का गाँव में ही रहने वाली एक महिला और उसके बेटे से झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। इसकी कंप्लेंट भी जीशा ने पुलिस स्टेशन में की थी। अब पुलिस बिना देरी किए उस घर में जाती है जिनके साथ जीशा और राजेश्वरी का झगड़ा हुआ था। उस घर में जाकर पुलिस को मालूम चलता है कि वहां पर एक महिला और उसका बेटा रहता है। जिस वक्त पुलिस उस घर में पहुंचती है तो बेटा शराब पी रहा था और वो वही शराब की बोतल थी जो बोतल जीशा की डेड बॉडी के पास से मिली थी। एसआईटी को लगा कि शायद उन्हें कातिल मिल गया है, बोतल मैच हो रही है तो फिंगरप्रिंट भी मैच हो सकते हैं। पुलिस उस लड़के को भी उठा लेती है और साथ ही उसकी मां को भी पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। पुलिस की जांच में मालूम चलता है कि इस लड़के का बड़ा भाई जीशा से प्यार करता था, वो कॉलेज में उसका पीछा करता था, जिसके बारे में जीशा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी कि ये लड़का मुझे परेशान करता है और इसी के चलते उस लड़के ने अपनी जान दे दी थी, यानी कि उसने खुदकुशी कर ली थी, जिसके चलते उसके छोटे भाई ने और उसकी मां ने मिलकर राजेश्वरी और जीशा से झगड़ा किया था। पुलिस को लग रहा था कि शायद यही असली कातिल है, छोटे भाई ने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए पूरा कांड किया हो। अब उन्हें गिरफ्तार करके उनके फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं। शराब की बोतल से मिले फिंगरप्रिंट से जब उसको मैच किया जाता है तो यहाँ पर भी पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगती है, क्योंकि ये वाले फिंगरप्रिंट और डीएनए भी मैच नहीं करता है और यहाँ पर इस लड़के और उसकी माँ को भी क्लीन चिट दे दी जाती है। इस केस में पुलिस को जिसके ऊपर भी शक होता था उसी को क्लीन चिट मिल जाती थी। ऐसे करते करते पुलिस ने यहाँ पर एक बस ड्राइवर, आसपास काम करने वाले कुछ मजदूर, गांव के कुछ लड़के, जीशा के कॉलेज के फ्रेंड्स, सभी की जांच की थी, लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर काफ़ी समय बीतने के बाद भी पुलिस को 1% भी कामयाबी इस केस में नहीं मिली थी, जबकि ये केस मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। अब ऐसे ही छानबीन चलती रही। इस केस में कई बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बदला गया, कई बार नई टीम बनाई गई, लेकिन किसी को भी इस केस में कोई लीड नहीं मिल रही थी। अब एक दिन अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ कि पुलिस स्टेशन में एक मजदूर आता है और वो पुलिस को कहता है कि 28 अप्रैल
अप्रैल 2016 से उसके साथ काम करने वाला असम का एक मजदूर गायब है। यह 28 अप्रैल 2016 वही तारीख है जिस दिन जिशा के साथ ये पूरा कांड हुआ था और उसी दिन से एक मजदूर भी गायब था। ये जो मजदूर पुलिस स्टेशन में आया था, ये पुलिस को कहता है कि उससे पहले काफ़ी लंबे समय से ये लड़का उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन 28 अप्रैल 2016 से अचानक गायब हो गया और वो उसी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने आया है। पुलिस उसके हुलिये के बारे में उस लड़के से पूछती है, उसका एक स्केच तैयार कराया जाता है। उसके बाद जिशा के कॉलेज से उसके घर तक बाजार के बीच में रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सभी की रिकॉर्डिंग एक बार फिर से खंगाली जाती है। उस रिकॉर्डिंग में उन्हें देखने को मिलता है कि पीली टी शर्ट और ब्लैक चप्पल में एक लड़का जिशा का पीछा कर रहा है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही मिसिंग मजदूर था जिसकी रिपोर्ट लिखवाने उसका साथी पुलिस स्टेशन में आया था। अब यहाँ से पुलिस के अंदर फिर से एक उम्मीद जागती है कि शायद जिसे वो ढूंढ रहे हैं यही वो लड़का है, क्योंकि ये कॉलेज से घर तक जिशा का पीछा भी कर रहा था। इसने उस दिन येलो कलर की टी शर्ट और ब्लैक चप्पल भी पहनी हुई थी और ये भी उसी तारीख से गायब है। अब पुलिस इस लड़के की तलाश में लग जाती है क्योंकि पुलिस को यह मालूम था कि ये असम का रहने वाला था और इसका नाम आमिर उल इस्लाम था। इसकी उम्र 24 साल थी। अब पुलिस सोचती है कि जब इतने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया है तो एक बार इसको भी पकड़ के इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। इसकी छानबीन जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। थोड़े इंतजार के बाद इसे तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां पर ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेबर का काम कर रहा था। इसे गिरफ्तार करके केरला लाया जाता है। इससे पूछताछ होती है। सबसे पहले इसका फिंगरप्रिंट और इसका डीएनए स्कैन किया जाता है और यहाँ पर पुलिस को पहली सफलता मिलती है। इसका फिंगरप्रिंट 100% मैच कर जाता है उस फिंगरप्रिंट से जो उस दिन जिशा की डेड बॉडी के पास से मिले थे, यानी कि यही वो व्यक्ति था जिसने जिशा के साथ दुष्कर्म करके उसकी बहुत ब्रूटली हत्या कर दी थी। अब क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट और डीएनए 100% मैच हो गया था, पुलिस को असली कातिल मिल गया था। ये खबर मीडिया में भी वायरल हो जाती है। अब पुलिस इससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो ये पुलिस को कहता है कि वैसे तो ये असम का रहने वाला है लेकिन ये केरला में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेबर का काम करता था और 28 अप्रैल 2016 को जिस साइट पर यह काम कर रहा था उसी के नज़दीक में इसने जिशा को कई बार देखा था। इसकी जिशा के ऊपर पहले से ही गंदी नज़र थी और ये शराब का सेवन भी करता था। 28 तारीख को भी इसने शराब पी हुई थी और आज इसने मन बना लिया था कि ये जिशा के साथ दुष्कर्म करेगा। क्योंकि ये जिशा के घर के पास ही काम करता था तो इसे मालूम था कि जिशा की माँ राजेश्वरी रात के तकरीबन 8 बजे तक वापस आती है, जबकि जिशा दोपहर 2 से 3 बजे तक अपने घर कॉलेज से वापस आ जाती है। और 28 अप्रैल 2016 को ये जिशा के कॉलेज से ही उसका पीछा कर रहा था। उस दिन इसने येलो कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की चप्पल पहनी हुई थी। ये जिशा के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। घर में आने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये अपने साथ में एक चाकू और शराब की बोतल भी लेकर आया था। पहले जिशा को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है। जब वो थोड़ा बेसुध हो जाती है तब ये वहीं बैठकर शराब पीता है। जबरदस्ती जो शराब है वो जिशा के मुंह में भी डालता है। उसके बाद जिशा के साथ दुष्कर्म करता है। जब जिशा इसका विरोध करती है तो ये एक धारदार चाकू से उसके ऊपर 38 बार हमला करता है। ये हमले इतने ज़्यादा ब्रूटल थे कि जिशा के जो आंतरिक अंग है वो भी बाहर आ गए थे। इसने जिशा के प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार हमला किया था। जब इसे यकीन हो गया कि जिशा मर चुकी है तभी बची हुई शराब वहां पर पीकर उस बोतल को और चाकू को वहीं पर छोड़कर खेत के रास्ते से भाग जाता है। इसको जाते हुए 2 लोगों ने देखा था। एक व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा था, वो बाद में आई विटनेस बना, उसने इसे जाते हुए देखा था। साथ ही एक महिला ने भी इसे खेत के रास्ते से जाते हुए देखा था। पुलिस ने सबूत जुटाए, सारे एविडेंसेस जुटाकर, आई विटनेस जुटाकर सारा मामला कोर्ट में पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये व्यक्ति जेल में है। हो सकता है कि फ्यूचर में इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाकी इस कहानी से आप लोगों ने क्या शिक्षा ली कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।